हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में डिस्कशन होगा जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है रिलेटेड टू सीईटी, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग। उससे रिलेटेड हम कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें सबको पता है कि चॉइस फिल करनी है, देन आपको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कुछ कॉमन बातें सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी बच्चे कर देते हैं और फिर उनको बाद में बहुत उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर हमें पहले ऐसी नॉलेज होती तो शायद हम ये मिस्टेक्स नहीं करते, चॉइस फिल कैसे करनी है। तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है, कुछ नए बच्चे भी होंगे जो हमसे जुड़ रहे होंगे जिन्होंने लाइव सेशन अभी तक नहीं देखा होगा। ठीक है, तो उनके लिए मैं दोबारा वो चीज़ें रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट इस जो ये पूरी पीडीएफ आई है इसको समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो हमें ध्यान में रखनी, क्या चेंजेस हैं जो 2023 में नहीं थे अब 2024 में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो में बहुत अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ें समझनी है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। ठीक है, कल हमें ये वीडियो डालने वाली थी लेकिन कुछ डाउट्स थे जो मुझे कंफर्म करने थे, उसके बाद ही मैंने सोचा कि हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो वो बच्चे क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कोर्सेज की डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से कोर्सेज है जिनकी अब काउंसलिंग होने वाली है। तो हमें किसकी बात कर रहे हैं, हम बीएससी नर्सिंग वाले कोर्स की बात कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में हम बीपीटी की बात कर रहे हैं, और पैरामेडिकल में हमारे पास है रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ओटी एंड एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये जो सारे कोर्सेज हैं हम चॉइस फिल करेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले आपको अपने मार्क्स देखने हैं। ठीक है, कि आपके मार्क्स कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, आपको नर्सिंग ही करना है तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग मिलेगा या प्राइवेट नर्सिंग मिलेगा, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस में आपको ये ध्यान नहीं रखना कि हमें किस में एडमिशन चाहिए, चॉइस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कहाँ एडमिशन हो सकता है, ताकि आपका फर्स्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा है उस शेड्यूल से ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास फिजियोथेरेपी, बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल के 4 कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पैरामेडिकल में, मैम कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो कोर्स में हमेशा आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैं प्रेफरेंस मानती हूँ, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे रेडियोलॉजी को। ठीक है, सेकंड में आप एमएलटी को रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में आप ओटी को रख सकते हैं, फोर्थ में आप ऑप्टोमेट्री को रख सकते हैं, और फिफ्थ में आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही चॉइस है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे के 90 प्लस मार्क्स हैं और वो पैरामेडिकल चूज करना चाहता है तो वो ये चॉइस आराम से फिल कर सकता है। अगर आपके 80 प्लस हैं तो डिपेंड अपॉन कॉलेज आप इनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि मैम फिजियोथेरेपी चूज करें या पैरामेडिकल चूज करें, ये भी बहुत बच्चों का डाउट है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी फिजियोथेरेपी को देनी चाहिए एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में फिजियोथेरेपी के ज़्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी के कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कॉलेज कौन सा हम चूज करें। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी के लिए जिन भी बच्चों के 100 प्लस मार्क्स हैं वो अपना पीजीआई रोहतक को प्रेफरेंस दें। ठीक है, उनका पीजीआई रोहतक में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, नहीं फिर आप बाकी के एमटीएस, आके डीडीयू, जो भी आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग की बात करें तो जिन भी बच्चों के 120 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, वो अपना गवर्नमेंट नर्सिंग सीट के लिए फाइट करना। ठीक है, मोप अप राउंड तक आपकी चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। आप अपने तीनों गवर्नमेंट कॉलेज रखना, साथ में आप एक प्राइवेट कॉलेज भी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि इनकेस आपका गवर्नमेंट में ना हो तो प्राइवेट में हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 130 प्लस मार्क्स हैं, गर्ल कैंडिडेट के लिए मैं कह रही हूँ, तो उनका गवर्नमेंट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ही प्रायोरिटी में रखें। ठीक है, तो ये रहेगा आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है, कुछ आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर डेट्स की। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या डेट मेंशन की है। सबसे पहले जो आपका पोर्टल है वो ओपन हो चुका है आपका 19 तारीख को, आज आपकी 20 डेट है। ठीक है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो आपको मिलेगी तो 21 तारीख को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 19 को आपका पोर्टल ओपन हो चुका था। ठीक है, और ये 22 तारीख तक आपका पोर्टल रहेगा। ठीक है, तो अभी भी किसी बच्चे ने अगर एडिट करना है तो एडिटिंग का भी ऑप्शन अभी आपके पास है, तो एडिट भी आप चॉइस को कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे चॉइस फिल करनी है, चॉइस आपको कॉलेज की भी भरनी है, चॉइस आपको कोर्सेज की भी भरनी है। आप नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल, कोई भी कितनी भी चॉइसेस वहाँ पे डाल सकते हैं, कॉलेज की चॉइसेस भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट।
जैसे ही आप चॉइस फिल करेंगे 2 दिन के अंदर 22 को आपका चॉइस लॉक हो जाएंगी, उसके बाद 24 को आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपके नाम के आगे कॉलेज का नाम लिखा होगा कि कहाँ पे आपको एडमिशन मिला है, किस कोर्स में एडमिशन मिला है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना तो वहाँ पे आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस डालने के बाद उसी दिन सेम चीज़ उसका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी फाइनल अलोकेशन हो जाएगी लिस्ट की, ठीक है। जिन बच्चों ने ग्रीवेंस डाला है, फिर उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको ट्यूशन फीस डिपॉजिट करनी है। इस पीडीएफ के लास्ट में आपको ट्यूशन फीस मेंशन करके दे रखी है, वो भी हम समझेंगे कि लास्ट टाइम तो इतनी ट्यूशन फीस नहीं थी तो अब की बार इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, या फिर इंक्रीज हुई है या नहीं, वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रोविजनल जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपको 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक डिपॉजिट करानी है। वो आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे ही सबमिट होगी, जो आपका यूएचएसआर की जो साइट है यहाँ पे ही आपकी ऑनलाइन फीस सबमिट होगी। वो फीस स्लिप आपको रखनी है और जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आपको जब वो मांगेंगे तो वहाँ डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो अपनी जो फीस स्लिप है उसकी कम से कम 5-6 कॉपी अपने पास रखना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पीजीआई रोहतक में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ में आपको 3 सेट बनाने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांग रखे हैं उनके साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे वहाँ पे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। एंड देन आपको रिपोर्ट करना है उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, कब, 30 सितंबर को, ठीक है। तो ये डेट रहेंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट काउंसलिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक नोटिस इन्होंने दिया है। इस नोटिस में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो आपने अब फिल कर दी है वही रहेगी, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक यहाँ पे एज अ नोटिस यहाँ पे डाला है कि कोई भी बच्चा अगर किसी अनअथोराइज्ड पर्सन या एजेंट के थ्रू, जैसे कई बच्चे जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस नहीं है। जैसे इस साल 2024 की जो लिस्ट है, 2024 की जो आईएनसी अप्रूव्ड लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको हरियाणा वाला पोर्शन ओपन करना है। उसमें आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे कि हरियाणा में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज या कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज को आईएनसी ने अप्रूव किया है। आप सिर्फ उसी में एडमिशन ले, अदरवाइज आपका स्टेट में तो वैलिड हो जाएगा लेकिन बाहर वैलिड नहीं होगा। तो फिर आगे जाके आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आपके 4 साल बर्बाद ना हो, इससे बेटर है कि आप ऐसा कॉलेज चूज करें जो आईएनसी अप्रूव्ड है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे को कि कई कॉलेजेस है। मैंने बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम कॉलेज वाले तो बोल रहे हैं कि दिसंबर तक अपडेट हो जाएगा, या फिर कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आईएनसी अप्रूव्ड है लेकिन लिस्ट में नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आईएनसी अप्रूव्ड होता तो लिस्ट में भी मेंशन किया होता उन्होंने, ठीक है। तो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं लेना है, जो आईएनसी अप्रूव्ड है उन्हीं में एडमिशन लेना है। क्लियरली उसमें सीट भी मेंशन कर रखी है कि जेएनएम की कितनी है, एएनएम की कितनी है, बीएससी नर्सिंग की कितनी है। तो सिर्फ स्टिक टू दैट ओनली। और कोई भी प्राइवेट एजेंट आपको कुछ भी कह रहा है कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा या आपसे उसकी फीस मांग रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं देनी है। काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर मेंशन की है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि जो भी बच्चे यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फीस डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड सीट, ठीक है। अगर आपने ट्यूशन फीस जैसे पहले डिपॉजिट होगी उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्यूशन फीस डिपॉजिट कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट बिल्कुल पक्की हो गई है, उसे आपको वहां से कोई भी नहीं हटा सकता। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक निकल आती है या उसको फुली उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और आपको रिफंड हो जाएगी आपकी प्रोविजनल ट्यूशन फीस, ठीक है। तो प्रोविजनल ट्यूशन फीस डिपॉजिट करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट पक्की हो गई है, वो चीज़ आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इनको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे इसी में करते हैं और अगर ये गलत हो गया तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपका क्लास 10th का आपको जो आपकी मार्कशीट है वो लेके जानी है, ठीक है। 12th की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। उसके बाद आपको 3 कॉपीज लेके जानी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने सीईटी के फॉर्म में लगाया था,
ठीक है, 3 कॉपीज किसकी लेके जानी है, फोटोग्राफ की। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिख रखा है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जैसे ये आपकी फोटोग्राफ है, यहाँ पे आपको ऐसे साइन करने हैं अपने, ठीक है। जब आप साइन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे तो आप वो सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। जैसे आपने जब आपका पेपर हुआ था तो आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से स्टैंप लगवा के साइन कराए थे ना, सिमिलरली ऐसे ही आपको खुद के साइन करने होते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इसका आपको रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, सबसे पहले जब आपने फॉर्म भराया था तो वो फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। ये 4th डॉक्यूमेंट रहेगा। 5th जो रहेगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर किसी ने अभी 12th करी है तो आपका जो लास्ट अटेंडेड है, मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब जैसे आपने 12th करी है या आपने कहीं से कुछ और किया है तो वहां से जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट रहेगा, जो वहां से आपने कोई भी डिग्री या कोर्स किया है, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आपको ओरिजिनल ही डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप बनवा सकते हैं, कोर्ट से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूट से बनवाएं या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाएं। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप, ये बाकियों के लिए भी है, एमएससी नर्सिंग और उनके लिए, तो सर्विस सर्टिफिकेट तो आप पे अप्लाई नहीं होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी आपको जो आपका जो डोमिसाइल है, 7th जो पॉइंट है वो आपका डोमिसाइल है। जो हरियाणा के बच्चे हैं आपको हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसकी कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। वो आपको ओरिजिनल नहीं रखते हैं, वो सिर्फ उसको वेरीफाई करते हैं। ओरिजिनल जो आपकी चीज रखी जाती है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको रिसेंट वाला लेके जाना है, ओरिजिनल। जिसने नहीं बनवाया है वो बनवा लीजिए, ठीक है। जो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर हैं, बीसीए और बीसीबी कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको भी लेके जाना है। और इशू डेट आपकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 14/8/2024। उसके बाद जितने भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है और उनके लिए एक अलग भी क्लोज डाला हुआ है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट, अगर कोई फ्रीडम फाइटर वाला किसी को कोटा मिला है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर कोई डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी उसका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना। और ये चीज ध्यान रखना, जो भी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनका उनकी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कई बच्चे अगर रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उनका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो ईएसएम वाला है ब्रांच, वहां से आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा और वो आपको हर रिसेंट का ही लेके जाना है, पहले का नहीं चलेगा। अभी आपको नया बनवाना पड़ेगा और उसमें 10 मिनट भी नहीं लगती है, जाके बनवा लेना, ठीक है। और वो आपको फिर लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम असेट या इनकम सर्टिफिकेट, जो भी है, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है कि है उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है। सीईटी का जो आपका रिजल्ट आया था, साइट पे जाके अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी चीज आप लेके जा सकते हो। सारी चीजें लेके जानी जरूरी नहीं है, कोई भी एक, तो सब बच्चे आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र लेके जाना है अगर किसी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चाहिए तो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो अपनी जो पीपीआईडी है वो लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये एमएससी नर्सिंग के लिए, तो 18th पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट सबको रिसेंट का ही लेके जाना है। कोई बच्चा ये ना पूछे कि मैम जो हमारा पुराना है हम वो चला लें या नहीं चला लें, या फिर वो चल जाएगा नहीं चल जाएगा, तो इस चीजों में नहीं रहिए क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटर है आप अभी अपना नया बनवा लें, ठीक है, अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लोज दिया गया है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, कि उनको अपना जो कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके जो हॉस्पिटल है, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। और जितने भी बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करना है 20 तारीख और 21 तारीख को, यानी कल जो है आपका लास्ट डेट है 9 AM, ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसके बाद जो कोई भी बच्चा आएगा तो उसका फिर इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीआईएमएस रोहतक में आपको रिपोर्ट करना है और आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, तो ये बच्चे थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे आपको फीस दे रखी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम फीस जो थी वो इससे थोड़ी सी कम थी, इस बार फीस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो फीस एक्चुअल में क्या है, यही आपकी प्रोविजनल ट्यूशन फीस है, यही आपको मानना है,
कोई भी अलग चीज़ है या फिर मैंने आपको पहले कोई और फीस बताई तो वो आपको अब कंसीडर नहीं करनी है, जो यहाँ पे फीस मेंशन है वही आपको कंसीडर करनी है, यही फाइनल फीस है। तो पीजीआई रोहतक की बीएससी नर्सिंग की फीस है 20,000, ठीक है। इसमें एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, ये आपकी प्रोविजनल ट्यूशन फीस है, इसके अलावा इसमें कुछ सिक्योरिटी फीस भी डलती हैं जो आपको बाद में रिफंड हो जाती है, ठीक है। तो 20,000 ही मान के मत चलना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही होगी ये, ठीक है। डीडीयू करनाल की है 25,000, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सफीदो, इसकी है आपकी 30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो भी रोहतक से एफिलिएटेड हैं, उनकी रहेगी 60,000। जो आपकी स्टेट कोटा की सीट्स हैं, वो मैनेजमेंट कोटा की मैं बात नहीं करी, स्टेट कोटा की आपकी रहेगी 60,000, ठीक है। हम तो सिर्फ नर्सिंग की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी जो है, ठीक है, वो यूएचएस मतलब रोहतक से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी के जो कॉलेज हैं वहाँ रहेगा 20,000, ठीक है। और जो प्राइवेट फिजियोथेरेपी के हैं उनमें रहेगा 60,000, ठीक है। ये बीपीटी की फीस है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, ठीक है, जो पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फॉर पैरामेडिकल कोर्स एफिलिएटेड टू रोहतक, उसकी रहेगी 9,000, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका होगा, जैसे अग्रोहा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनके लिए रहेगा 12,000, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना ध्यान से कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कौन सी कितनी फीस रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये कुछ फीस में चेंजेस हुए हैं, यही आपको मानना है, यही आपकी फाइनल फीस रहेगी, ठीक है। सो ये था पूरा आपका पीडीएफ जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है, ठीक है। कई बच्चों के पास एडिटिंग का मैसेज भी आया है, टेक्स्ट मैसेज भी आया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। जब भी आप चॉइस फिल करो लास्ट में आपको लॉक का ऑप्शन क्लिक करना है कि आपने चॉइस को लॉक कर दिया है, देन आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपको रख लेना है कि आपने कौन कौन से कॉलेज की चॉइस फिल की है, ठीक है। तो ये रहेगी पूरी डिटेल, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक आईएनसी अप्रूव्ड वाले वीडियो भी बना दूं जो आपको आज ही मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जेन्युइन डाउट पूछना, जो इसमें ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ वो चीज़ बार बार रिपीट मत करवाना, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट टेस्ट टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।